सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम आलोचना की पद्धतियों और उनके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य में आलोचना की 6 पद्धतियाँ प्रचलित थीं, जिनका थोड़ा बहुत अनुकरण हिंदी के वर्तमान साहित्यकारों ने भी किया है। ये 6 पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं: आचार्य पद्धति, टीका पद्धति, शास्त्रार्थ पद्धति, सूक्ति पद्धति, खंडन पद्धति, लोचन पद्धति। इन पद्धतियों का दृष्टिकोण केवल एक पुस्तक अथवा साहित्य के किसी एक विशेष गुण की आलोचना करना ही रहा है। ये विस्तृत अथवा सार्वदेशिक और सार्वकालिक साहित्य को अपना आधार बनाने में असफल रही हैं, परंतु इनकी इस सीमित एवं एकांगी आलोचना को विस्तृत क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया जाता है। पहली पद्धति है आचार्य पद्धति। आचार्य पद्धति में संस्कृत के आचार्य अपने लक्षण ग्रंथों में व्याख्यादि के लक्षणों का निरूपण करते थे। जिन लक्ष्य ग्रंथों को वे उत्कृष्ट समझते थे, उन्हें रस, अलंकार आदि के सुंदर उदाहरणों के रूप में, और जिन्हें निकृष्ट समझते थे, उन्हें अधम काव्य या काव्य दोषों के रूप में उद्धृत करके उनके गुण दोषों की यथोचित समीक्षा करते थे। काव्य प्रकाश, काव्य दर्पण आदि इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। मध्ययुगीन हिंदी आचार्यों ने अपने रीति ग्रंथों में अपनी ही रचनाओं के उदाहरण दिए और दोषों की अवहेलना की। आधुनिक काल में भी इस पद्धति पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। गुलाब राय का नवरस, कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम, शुक्ल जी का रस मीमांसा, रामदहिन मिश्र का काव्य दर्पण, हरिअवध जी का रस कलश आदि। दूसरी पद्धति है टीका पद्धति। इसमें सिद्धांत की अपेक्षा आलोच्य ग्रंथ को अधिक महत्व दिया गया था। टीकाकार टीका लिखते समय कवि के आशय को तो स्पष्ट करके बताते ही थे, साथ ही उसकी उक्तियों की विशेषताओं तथा रस, ध्वनि, अलंकार आदि का भी उल्लेख करते थे। इस पद्धति ने रचनागत अर्थ पर ही अधिक ध्यान दिया। संस्कृत में मल्लिनाथ की टीकाएं प्रसिद्ध हैं। हिंदी में पंडित पद्म सिंह शर्मा की बिहारी सतसई, रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर, दीन जी का बिहारी बोधिनी आदि इसी कोटि की कृतियां हैं। इस पद्धति पर हिंदी साहित्य में 3 प्रकार की रचनाएं हुई: अर्थ परिचय, रचना परिचय और रचनाकार के परिचय के रूप में। तीसरी पद्धति है शास्त्रार्थ पद्धति। पूर्ववर्ती समीक्षकों से असहमत होने पर परवर्ती आलोचकों ने तर्कपूर्ण उक्तियों के द्वारा दूसरों के मत का खंडन और अपने मत का मंडन करने के लिए शास्त्रार्थ पद्धति चलाई। इन लोगों ने विपक्ष के दोषों और स्वपक्ष के गुणों को ही देखने की चेष्टा की। रस गंगाधर तथा काव्य विवेक इसके सुंदर उदाहरण हैं। हिंदी साहित्य में बिहारी और देव, देव और बिहारी, देव बड़े की बिहारी इसी पद्धति की रचनाएं हैं। लेख रूप में भी शास्त्रार्थ पद्धति पर आलोचनाएं प्रकाशित हुई हैं और हो रही हैं। संस्कृत साहित्य में इस पद्धति पर लिखित आलोचना का विषय समीक्षा सिद्धांत था, किंतु हिंदी में अधिकतर लक्ष्य ग्रंथों को ही लेकर विवाद उठा है। सूक्ति पद्धति। सुंदर लगने वाली वस्तु की प्रशंसा करना मनुष्य का स्वभाव है। संस्कृत काव्यों और कवियों के विषय में प्रशंसात्मक उक्तियां कही गई हैं। उनके प्रशंसा में तमाम बातें ऐसे कही गई हैं, जैसे उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम नैषधे पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। संस्कृत की यह परंपरा हिंदी में भी अविराम बनी रही। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडुगन केशवदास, अब के कवि खद्योत समझतः करत प्रकाश। आधुनिक हिंदी साहित्य में संपादकों और भूमिका लेखकों ने ऐसी ही आलोचनाएं लिखी हैं। खंडन पद्धति। मनुष्य के जो लोचन केवल गुणग्राही होते हैं, वह केवल दोषग्राही भी हो सकते हैं। इसी सहज बुद्धि ने पंडित राज जगन्नाथ कृत
चित्र मीमांसा, खंडन आदि को जन्म दिया। यह पूर्ण रूपेण दोष दर्शन प्रणाली है। हिंदी में अनेक ऐसे आलोचकों ने स्वर्गीय द्विवेदी जी को माना जा सकता है जिसमें ने इस पद्धति को अपनाया, जिसमें केवल दोष देखते हैं। लोचन पद्धति, आलोचना का उत्कृष्टतम रूप इसी पद्धति में प्रकट होता है। इसमें आलोचक आलोच्य विषय के अर्थ को पूर्णतया हृदयंगम करा के रचना की अंतर्दृष्टि की विशद समीक्षा करता है। संस्कृत में ध्वन्यालोक, लोचन आदि ऐसी ही रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास आदि की समीक्षा शैली इसी लोचन पद्धति और पश्चिमी समालोचना प्रणाली का मिश्र रूप है। प्राचीन भारतीय आलोचकों ने आलोच्य रचना या असुंदर क्यों है, यह रचना सुंदर या असुंदर क्यों है, इस पर ध्यान देते थे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए रचनाकार की जीवनी, विषय का इतिहास एवं तत्कालीन समाज आदि को दृष्टि में रखकर आलोचना नहीं करते थे। केवल वे यूरोपीय समीक्षा शैली ने ही हिंदी को यह गुण प्रदान किया, क्योंकि पहले केवल आलोचना का केंद्र केवल कृति हुआ करती थी, लेकिन कृतिकार या साहित्यकार दोनों मिलकर के जो एक संकेत रूप बनता है कि क्यों सुंदर है, क्यों असुंदर है, क्या होता तो बहुत सुंदर हो जाता, इस पर दृष्टि तो अगर दिया तो पाश्चात्य आलोचना ने दिया। संस्कृत की जो समीक्षा पद्धतियां जिन पर चर्चा हो गई वे सीमित और एकांगी थीं, इसलिए बहुत अधिक विस्तार नहीं प्राप्त कर पाई। भारतीय आलोचना के भी 3 तत्व हैं। यूरोप में आलोचना के 3 तत्व हैं, वस्तु, रीति और आदर्शीकरण। तो भारतीय आलोचना के भी 3 तत्व हैं, शब्द, अर्थ और रस। तुलनात्मक दृष्टि से देखने में इनमें कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता। आदर्शीकरण रस का एक अंग है। यूरोपीय कल्पना का स्थान हमारी प्रतिभा ले सकती है। वहाँ का कला जीवन के लिए वाला सिद्धांत हमारे कला का प्राण है, पुरुषार्थ वाले सिद्धांत का ही प्रतिरूप है। भारतीय आलोचना ने रस, अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, चमत्कार को ही कवित्व माना और तदनुकूल काव्यों की उत्तमता और अनुत्तमता का विवेचन किया। यूरोपीय आलोचकों ने काव्यगत सुंदरता या असुंदरता की कारणभूत परिस्थितियों पर भी उदारता पूर्वक विचार किया। कलाकृतियों की समीक्षा करते समय वे रसादि तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने यह भी विवेचन किया कि कलाकार ने अपनी कृति में मानव और प्रकृति के विविध रूपों की कितनी और कैसी व्याख्या की है, हृदय और मस्तिष्क की विविध प्रवृत्तियों का कितना सूक्ष्म और सुंदर विश्लेषण किया है, जीवन और जगत को कितनी दृष्टियों से देखने का प्रयास किया है। आज के हिंदी आलोचक का दृष्टिकोण साहित्य के विशिष्ट गुणों या अंगों की सीमित आलोचना से हटकर विश्व साहित्य को आधार बनाकर आलोचना करने का बन चुका है। आज हिंदी साहित्य में पश्चिम और पूर्व की दोनों विचारधाराएं आकर मिल गई हैं। फलस्वरूप साहित्य समीक्षा में कई नवीन दृष्टिकोणों का उदय हुआ है। इन संपूर्ण दृष्टिकोणों को 4 भागों में बांटकर देखें तो पहला है रस, ध्वनि, अलंकार आदि पुनरुत्थान करने वाली सैद्धांतिक समीक्षा। दूसरा है आत्म प्रधान या प्रभाववादी समीक्षा। तीसरा है व्याख्यात्मक समीक्षा और चौथा है निर्णयात्मक समीक्षा। बताते हैं, सैद्धांतिक समीक्षा की चर्चा करते हैं। इसमें साहित्य के विभिन्न रूपों के विवेचन द्वारा साहित्यिक सिद्धांतों की स्थापना होती है। जब लोक रुचि सूत्रबद्ध हो जाती है और कुछ प्रवर्तक कवियों की अमर रचनाओं का विश्लेषण कर उनके नमूनों के आधार पर सिद्धांत और नियम निर्धारित किए जाते हैं, तब सैद्धांतिक आलोचना का जन्म होता है। इसका विषय है साहित्य या काव्य के स्वरूप का विश्लेषण। साहित्य क्या है, कविता क्या है, लक्ष्य क्या है, यह पद्धति इसका स्वरूप निर्धारित करती है। यह समालोचना का शास्त्रीय पक्ष है। प्लेटो और अरस्तु के काव्य सिद्धांत से लेकर कॉलरिज, एडिसन, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स, क्रोचे, इलियट आदि के सैद्धांतिक ग्रंथ और हमारे यहाँ के भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, दंडी का काव्य आदर्श, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर आदि इसी प्रकार के आलोचना ग्रंथ हैं। हिंदी में रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन, शुक्ल जी की चिंतामणि, सुधांशु जी का काव्य में अभिव्यंजनावाद, कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम, रामदहिन मिश्र का काव्य दर्पण, बाबू गुलाब राय का सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप आदि इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। सदैव से गंभीर आलोचनाओं में इन्हीं ग्रंथों का विशेष महत्व रहा है। इसी कारण श्याम सुंदर दास सैद्धांतिक आलोचना को समालोचना का चिरंतन रूप मानते हैं। अन्य प्रकार की आलोचनाएं नवीन युग की उपज है। दूसरा है आत्म प्रधान समीक्षा। इसमें आलोचक
आलोच्य विषय का विवेचन करते हुए उसमें इतना तल्लीन या उसमें इतना विमुख हो जाता है, उससे इतना विमुख हो जाता है कि विवेचन को छोड़कर भाव लहरी में बह जाता है। आलोच्य रचना का विषय उसके भावों का आलंबन बन जाता है। ऐसी आलोचनाएं इसी कारण रचनात्मक साहित्य का अंग बन जाती हैं। इसमें आलोचक किसी विशिष्ट विवेचन पद्धति को न अपनाकर अपनी रुचि अथवा आदर्श के अनुरूप ही आलोच्य ग्रंथ की आलोचना कर अपना निर्णय देता है। इस आलोचना के समर्थक यह कहते हैं कि आलोचना के लिए इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि कृति हमको अच्छी लगी या बुरी। इसलिए ऐसे आलोचक किसी भी शास्त्र का आधार न लेकर अपने ऊपर पड़े हुए प्रभावों या विचारों का ही सहारा लेते हैं। वह एक प्रकार से सत्य असत विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी ही रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। अनेक विद्वान इस आत्म प्रधान आलोचना को विशेष उपादेय नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार इससे आलोच्य विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। हिंदी में जैनेन्द्र, शांति प्रिय द्विवेदी आदि इसी प्रकार के आलोचक हैं। इस आलोचना का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसे समझने के लिए एक दूसरी आलोचना पुस्तक चाहिए। जब तक इनका भाष्य न हो तब तक वे पाठकों के समझ में नहीं आती। केवल प्रभाव को समझने में ही जब इतनी कठिनाई आती है, तब कृति की रचना विधि, शिल्प, विधान, अन्य बातों को कैसे समझा जा सकता है। अगली आलोचना है व्याख्यात्मक। इसमें आलोचक सिद्धांतों और आदर्शों को त्याग कर एक अन्वेषक के रूप में कवि की अंतरात्मा में प्रविष्ट होकर अत्यंत सहृदयता पूर्वक उसके आदर्शों, उद्देश्यों, विशेषताओं की व्याख्या और विवेचन करता है। इस कार्य में आलोचक का रूप न्यायाधीश का न होकर शुद्ध रूप से अन्वेषक का रहता है। वह रचयिता के ढंग, दृष्टिकोण और मत से उदारता पूर्वक अपने विचारों का सामंजस्य स्थापित करके उसकी आलोचना करता है। अतः वह न्यायपूर्ण और बुद्धिसंगत होती है। इसमें विभिन्न कलाकारों की रचनात्मक आलोचना होती है, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से उनका स्थान नहीं निर्धारित किया जाता। इसका सबसे सरल और प्रारंभिक रूप टिप्पणियों और भाष्यों में मिलता है। बाबू गुलाब राय व्याख्यात्मक आलोचना की सहायक रूप से उपस्थित होने वाली 4 अन्य आलोचना पद्धतियों को भी मानते हैं: ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, तुलनात्मक और समाजवादी। ऐतिहासिक में आलोचना में कवि का मूल स्रोत ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों में खोजकर कवि पर उसका प्रभाव आंका जाता है और साथ ही साहित्यिक परंपराओं के बीच में उसकी स्थापना की जाती है। तुलनात्मक आलोचना में पूर्ववर्ती, समकालीन और परवर्ती साहित्यकारों के साथ और कवि और उसके साहित्य की तुलना कर उसके महत्व को स्थापित किया जाता है। इसमें मूल या स्थान निर्धारण की भावना रहने से रुचि विशेष के अनुसरण के कारण अथवा पक्षपात के परिणाम स्वरूप किसी भी कवि के प्रति अन्याय किया जा सकता है। हिंदी में देव बढ़े की बिहारी विवाद इसी का परिणाम था। यह पद्धति तभी श्रेयस्कर सिद्ध हो सकती है जबकि आलोचक का दृष्टिकोण पूर्ण वैज्ञानिक हो और वह अनासक्त भाव से दोनों पक्षों की समान सहानुभूति के विवेचना करे, एकदम निष्पक्ष होकर के। मनोवैज्ञानिक आलोचना में कवि के जीवन और काव्य तथा काव्यांगों में संबंध स्थापित किया जाता है तथा कवि के वैयक्तिक स्वभाव, परिस्थितियों और प्रभाव को कृति के आधार पर देखा जाता है। इस वर्ग के आलोचक काव्य को मन स्थिति का चित्रण या अंकन मानते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक आलोचक अपनी विवेचना में इतने खो जाते हैं कि कृति की उपेक्षा हो जाती है। आत्मप्रधान या प्रभाववादी आलोचक तो प्रभाव को काव्यात्मक ढंग से व्यक्त कर देते हैं, पर मनोवैज्ञानिक आलोचक अंतर्मन की गुत्थियां सुलझाने में कृति के रहस्य की ओर से उदासीन रहते हैं। उनकी भाषा शैली प्रभाववादियों से भी दूर होती है। समाजवादी आलोचना में साहित्य को वर्ग विशेष की उपज मानकर सामाजिक आवश्यकताओं के सहारे उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें वर्ग संघर्ष के आदर्शों, विचारधाराओं को प्रमुखता दी जाती है। यह आलोचना अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है, लेकिन समाजवादी आलोचक प्रायः राजनीति के दर्पण में ही कृति को देखते हैं। संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और सामंतशाही के आधार पर आलोचना करना और साहित्यिकता की उपेक्षा करना इनका फैशन है। परंतु इस आलोचना का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि जनजीवन से दूर रहकर मनमाने ढंग से साहित्य सृजन करने वाले लेखक कवियों की उलझुल, आडंबरपूर्ण, थोथी रचनाओं के प्रति जनता में तिरस्कार की भावना आ जाती है, क्योंकि यह उनकी कलई खोलकर रख देती है। इधर प्रगतिवादी आलोचना में पर्याप्त संतुलन आ जाता है। निर्णयात्मक आलोचना, इसमें सामान्य शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर आलोच्य ग्रंथों के गुण दोषों का विवेचन कर साहित्यिक दृष्टि से उनका मूल्यांकन किया जाता है और उन्हीं के अनुकूल उनको श्रेणीबद्ध भी किया जाता है। इसमें समालोचक का रूप न्यायाधीश का होता है। वह निर्णय देता है। कलाकार की मौलिकता या प्रतिभा पर ध्यान न देकर वह उसके शास्त्रीय नियमों को लागू कर उसकी रचना की परीक्षा करता है। उसकी जिज्ञासा यह काव्य कैसा होना चाहिए था के रूप में होती है। यूरोप में कुछ समय तक अरस्तु के नियम ईश्वरीय वाक्य समझे जाते रहे थे और भारत में मम्मट विश्वनाथ के सिद्धांत हमारी आलोचना के आधार रहे थे। इस आलोचना को शास्त्रीय आलोचना भी कहते हैं, परंतु कुछ आलोचक शास्त्रीय नियमों की अवगणना कर कृति के अपने ऊपर पड़े हुए प्रभाव के अनुसार निर्णय देने लगते हैं। इसमें आलोचक की अपनी भावानुभूति प्रबल रहती है। निर्णायक आलोचकों का एक दूसरा वर्ग कलाकार की प्रतिभा, मौलिकता और शक्ति को पूर्णतया अनुभव कर अपना निर्णय देता है। ऐसे आलोचक
उच्च कोटि के माने जाते हैं। केवल शास्त्रीय नियमों पर आधारित आलोचना को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता, क्योंकि यह भले बुरे का फैसला देने के कारण साहित्य की प्रगति को रोकने वाली होती है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी मिश्र बंधुओं की आलोचना इसी प्रकार की मानी गई है। समालोचना के जितने प्रकारों की चर्चा हुई, आजकल कुछ प्रमुख आलोचक सभी प्रकार की पद्धतियों की